चलो भैया, क्वेश्चन नंबर पहला आप है। आ जा भैया, मठालू तुम्हें बाद में खिलाई दिए। चलो भाई, बहन जी कृपया ध्यान दो कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अभी हम पूछेंगे, इसमें डिटेल काफ़ी पूछेंगे। ऐसा मत सोचना क्वेश्चन सिंपल है कि हम बिल्कुल साधारण पूछ दें, तुम्हारी खाल की निकालनी है अब हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला पे आ जाओ कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे तीन शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में पहले नहीं थे, बाद में जोड़े गए किस संविधान संशोधन द्वारा? बताइए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ध्यान रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन अभी क्वेश्चन आपका पूरा नहीं हुआ, इसमें आज हम नया 4 पॉइंट पूछेंगे। ये इस वजह से जोड़े गए थे कि भाई सरकार बदले तो कल को सरकार ये कह दे कि नहीं भैया हिंदू राष्ट्र घोषित करो, इसी वजह से पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया। ना हिंदू राष्ट्र घोषित होगा ना मुस्लिम राष्ट्र घोषित होगा। प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ दिया कि भारत के टुकड़े नहीं होंगे, कि देश के भीतर तुम देश की डिमांड करने लगो कि नागालैंड वाले कह रहे हमारो अलग देश बनाए दो, हमें मांग करी थी। अरुणाचल प्रदेश वाले कह रहे हमारो अलग देश बनाए दो। ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। 42वां संविधान संशोधन में केवल एक काम नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके अलावा 4-5 काम और हुए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जरा नोट किया जाए इनको। ये तो संशोधन हुआ, जब ये संशोधन हुआ तो तमाम चीजें जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी जरा लिख लो। कि राष्ट्रपति कहीं भी, नहीं मालूम होगा नोट करो, राष्ट्रपति कहीं भी आपातकाल लगा सकता है। ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई, पहले नहीं थी, समझे बाबूजी? राष्ट्रपति कहीं भी आपातकाल लगा सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ दिया गया, भारत के किसी भी स्टेट में आपातकाल लगा सकता है, किसी भी हिस्से में लगा सकता है, इमरजेंसी। पहले अधिकार नहीं था और जब ये संशोधन हो गया तो अधिकार मिल गया। और क्या जोड़ा गया? संविधान में एक अनुच्छेद और जोड़ो गो, 39A। 39A में कहा गया सभी को समान न्याय दिया जाए और सभी गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता। नोट करो, समान न्याय, मोहब्बत से नोट करो, तुम जान हो हमारी। समान न्याय कामा निःशुल्क विधिक सहायता, प्रत्येक नागरिक को समान न्याय मिले और निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए, कोई पैसा ना लिया जाए। ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि राज्य सरकार ऐसा प्रबंध करे। ठीक, आगे क्या जोड़ा गया? 43A जोड़ा गया। 43A में लिखा गया कि उद्योगों का प्रबंध करना, उद्योगों का प्रबंध करना, उद्योगों का प्रबंध करना, उद्योगों का प्रबंध करना तथा श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, तथा श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। राज्य सरकार का एक कर्तव्य है कि अपने राज्य में उद्योगों का प्रबंध करे और जो मजदूर हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करे कि जिस राज्य में वो उद्योग लग रहा है उस राज्य के श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा लगें, उस क्षेत्र के श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा लगें। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एक और जोड़ा गया, 48A, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये भी जोड़ दिया गया। पर्यावरण की सुरक्षा करना, प्रत्येक नागरिक अपने पर्यावरण की सुरक्षा करे, और अगर नहीं कर रहे हो तो परिणाम आपके सामने, आप खुद ही देख रहे हो कि जनवरी चल रही है और औसत तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चल रहा है। महीना जा लग रहा हो कि मई को है, जो अब मई जून में तापमान आप देखना 48 डिग्री सेल्सियस है, होगा 48। खाम में खिसियापन आओ करे, एक दूसरे से खोपड़ी में लड़ाई हो करे, घर घर में बर्तन पटके जाए, कलेश हुए, और तुम लोग कलेश जाके मारे ज़्यादा करे, रोटी बने तो तुम कह दो काम अपनी जगह में का घुस जाओ, मैं का करें, तुम्हें चटनी चाहिए, ये तो पसीना निकलो जाए रो। ये क्यों घर घर में कितनों कलेश हो गए, आदमी खाए नहीं। हाँ भाई, का क्या जोड़ा गया सुन लो। 39 समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 43 उद्योगों का प्रबंध करे और तथा श्रमिकों की भागीदारी।
48 से पर्यावरण की सुरक्षा और साथ में राष्ट्रपति को भारत के किसी भी हिस्से में आपातकाल लगाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ोगे भाई, चलो आ जाओ। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताओ बाबूजी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मैंने मौलिक कर्तव्य पूछा है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। तो बताइए, चलो पढ़ रहे हैं। सद्भावना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। बिल्कुल सही है। अपनी संस्कृति और विरासत को संरक्षित करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना या वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन माननीय मानवों, जो मनुष्य हैं, मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध, ये मौलिक कर्तव्य नहीं, ये हमारा मूल अधिकार है कि जो व्यक्ति हैं उनसे जबरन मजदूरी ना कराई जाए, उनकी खरीद फरोख्त ना कराई जाए, उनसे बंधुआ मजदूरी ना कराई जाए। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मूल अधिकार है। बंधुआ मजदूरी ना कराई जाए, बलात् श्रम ना कराया जाए, जबरन मजदूरी ना कराई जाए। और इसके लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? 23, अनुच्छेद 23। जब आप पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा मूल अधिकार है। और उसी मूल अधिकार में अनुच्छेद 23 में लिखा है कि बलात् श्रम निषेध, जबरन किसी से कोई मजदूरी नहीं करा सकता। ठीक, तो ये हमारा मूल अधिकार में आएगा और ये तीनों हमारे मौलिक कर्तव्य में आएंगे। पल्ले पढ़ो। ठीक, तीसरा पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? बताइए। प्रधानमंत्री, गवर्नर की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति करता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये अनुच्छेद कौन सा है? 63 है कि 64 है कि 65 है कि 66 है? अनुच्छेद 63 में तो भैया उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है। अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 63 में है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का मुखिया होगा। तो ये बात किस में लिखी है? 64 में लिखी है मैडम। समझ में आ गया? ओके मैडम, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, कितने तमीज से पढ़ रहे, ले लो। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हाँ चलिए, हमने उत्तर ही बोल दिया। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। अनुच्छेद बताओ। 75A, 75B, 75C या D? तो अनुच्छेद जब आप 75C पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जितना मंत्रिमंडल है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वे राज्य मंत्री हो, चाहे वे स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, चाहे वे खुद प्रधानमंत्री हो, सबके सब किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के अधीन रहेंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। इस संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 75C लिख के आ जाए या 75(3) लिख के आ जाए, बात एक ही है। 4 में कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर? अब ने ठीक ठाक क्वेश्चन आने वाले हैं। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। नीचे एक अभिकथन ए और उसका कारण दिया गया है। तो पहले कथन पढ़िए। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कथन ए सही है कि गलत है? न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, कथन ए सही है कि गलत है? सही है। कार्यपालिका किसको बोलते हैं बताइए? जो हमारी विधानसभा है वह कार्यपालिका है, जो हमारी लोकसभा है वो कार्यपालिका है, जो हमारे कोर्ट हैं वो न्यायपालिका है। कोर्ट के काम में विधानसभा हस्तक्षेप नहीं करेगी और विधानसभा के काम में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये दोनों अलग अलग हैं। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद भी है। कौन सा अनुच्छेद है? 50। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे में उंगली नहीं करे हो। 50 में एक कथन ए तो सही है। अब आ जाओ अगला। न्यायपालिका यानी कोर्ट सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। हाँ या ना?
न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। एक कथन सही है या गलत है? बताओ। बहुत छोटी सी बात पूछी है। क्या कोर्ट जो है सरकार की योजनाओं में या सरकार का मदद करती है या सरकार की योजनाओं में मदद करती है? हाँ या ना? गलत है। कोर्ट को सरकार से कोई ले देना देना नहीं। तुम जो सही होगा वही करेगी। ऊपर वाला नहीं पढ़ पाए। जब कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग है तो कोर्ट तुम्हारे सरकार के काम में क्यों हस्तक्षेप करेगी? ना मदद करेगी और ना विघ्न डालेगी। उसे कोई लेने देना नहीं। बस इतना होना चाहिए कि कोई ऐसी योजना ना आए या ऐसा कोई काम ना करो जिससे लोगों के मूल अधिकार का उल्लंघन हो। तो हम तो आर वाला बिल्कुल क्या मान रहे? गलत। न्यायपालिका का मदद नहीं करेगी कतई। पंचायत चुनाव द्वारा किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? पंचायत चुनाव। बताओ। विधानिक चुनाव राज्य का राजस्व विभाग कराएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग तो लोकसभा के कराता है, विधानसभा के कराता है, इससे लेना देना नहीं। राज्य का निर्वाचन आयोग, अपना स्टेट का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो कराएगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानिक चुनाव हुई रहे हैं, जिला पंचायती हुई रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख के हुई रहे हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। अनुच्छेद बताओ। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। अनुच्छेद बताइए। नोट करो। 243 के 243 के में पंचायतों का चुनाव अगर पूछा जाए, अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? तो पंचायत चुनाव से संबंधित है। अभी जो पंचायत चुनाव होंगे इनकी घोषणा भी राज्य निर्वाचन आयोग करने वाला है। 6 महीने पहले बस्ता जमा हो जाएंगे, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, फिर आराम से पौवा पियो, हाँ 500 रुपया लो, वोट खाओ। जो हतो जाने कौन सा नारा, लड्डू खाओ पन्नी में और वोट दो कन्नी में। हाँ खूब नारा चलता है। हाँ पहले एक नारा हो चलो तो बसपा सरकार में, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। हाँ और एक बहुत पुराना नारा था, भैया का टेम्पो हाई है, भैया हमारा भाई है। टेम्पो हाई का नारा बहुत चला था, तुम नहीं सुनो ये। अब तो जो निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने जो बैलेट पेपर पे ये प्रचार विचार सामग्री पे रोक लगाई दी है। पहले खूब पोस्टर लगते, टोपी पड़ती थी, अब नहीं लगती हैं ऐसी। हाँ हाँ तब चलता था। चलो एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है। बताओ बिटिया, भारत में किस प्रकार का राजनीतिक दल प्रणाली है? द्विदलीय है, बहुदलीय है, कि त्रिदलीय है, कि एक दलीय है? भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? बताइए। द्विदलीय। अच्छा और कोई? और कोई भाई? और कोई? दिल्ली पटना बिहार? अब हम बताएं। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय, बहुदलीय का मतलब है एक से अधिक दल के प्रत्याशी चुनाव भाग लेते हैं। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा, आम आदमी पार्टी, बसपा, दुनिया भर के नेता हैं और हर पार्टी का अपना अपना नेता खड़ा होता है। ठीक, बहुदलीय। अब आ जाओ, एक जरा सुन लो, नोट कर लो। चीन में चले जाओ, रूस में चले जाओ, एक दलीय शासन प्रणाली, केवल एक ही पार्टी है और उसी के प्रत्याशी खड़े होंगे। एक दलीय, केवल एक दल है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। एक दलीय शासन प्रणाली चीन में। अब आई जाओ अमेरिका में, आई जाओ अमेरिका में, इंग्लैंड में। अमेरिका में तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक और पार्टी है, दो ही पार्टी में चुनाव होता है। इंग्लैंड में तो लिबरल पार्टी है और एक और है कोई पार्टी। यानी अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशन में जाओ तो वहाँ द्विदलीय प्रणाली है। द्विदलीय का मतलब प्रमुख पूरे देश में दो ही दल हैं, उन्हीं में आपस में टक्कर है, उन्हीं के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं। और रूस में और चीन में एक दल, उन्हीं में से एक नेता चुना जाएगा, वही पार्टी खड़ी होगी। क्लियर है? जो ऐसे देश हैं। भारत में जो चीज़ अच्छी है बहुदलीय है। अब चीन वगैरह में वो
रूस में हो तो एक ही दलीय है। हाँ। कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? ओणम के टिक करें कि गुड़ी पड़वा पे टिक करें कि उगादि पे करें कि पोंगल पे करें? प्रति महीना, प्रतिवर्ष जनवरी के महीना में ईंधन। ओणम नहीं भैया, पोंगल। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु। और ये मनाया जाता है जनवरी के महीना में। पोंगल त्योहार के दौरान कौन सी दौड़ होती है? जलीकट्टू। जलीकट्टू बैल दौड़ होती है। तो हमने बताया था बैल जो होते हैं उनके सींगन में पैसा की पोटली बांध दी जात है और फिर लाल कपड़ा दिखाए के फिर वे बैल दौड़त हैं और जो पैसा की पोटली निकाल ली है वही विजेता माना जाए। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। उगादि कहाँ का है? कर्नाटक का है। मैंने कहा था उगादि दक्षिण भारत का क्या है, नववर्ष भी है। हाँ, इसे दक्षिण भारत का नववर्ष भी कहते हैं। दक्षिण भारत का नववर्ष भी कहते हैं मेरे बाबू। और ये प्रमुख रूप से कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। क्लियर है? समझ में आया? पोंगल हो गया तमिलनाडु का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, ओणम हो गया केरल का और उगादि हो गया दक्षिण भारत का नववर्ष। और ये कहाँ प्रमुख रूप से होता है? तो कर्नाटक। कर्नाटक। चलो भाई बताइए मान्यवर कि मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? मयूरभंज कहाँ का लिख दें? उड़ीसा का। अच्छा, मयूरभंज बहुत फेमस शिला भी है उड़ीसा का, क्यों फेमस है ये बताओ? मयूरभंज से लौह अयस्क निकाला जाता है। नोट कर लो, मयूरभंज में काय की खान है? जो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा का मयूरभंज क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर लौह अयस्क की खानें हैं, बड़ी बड़ी मात्रा में लोहे का भंडार है, लोहा निकालो जात है। खोपड़ी में धस रहो कि नहीं धस रहो कछु? लोहा धस रहो है लोहा धस रहो बताए रे, बात है ऐसी करेंगे। हटा दें इसको। चलिए 10वां आप बताएंगे, मुश्किल है बता पाओ। कल हमने पढ़ाया भी था मणिपुर की विशेष। अब इसके चारों को बताएंगे, चारों का ऑप्शन देना है, ऐसे एक काम नहीं चले बाबू ना। मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई का अभिनय करते हैं, नहीं ऐसे उल उल के तलवार इसी चलाते हैं। तो मणिपुर का जो युद्ध नृत्य है जिसमें भी युद्ध को पेश करते हैं, कलात्मक युद्ध पेश करते हैं, रचनात्मक युद्ध पेश करते हैं, उसको क्या कहते हैं? थांगटा। क्या कहते हैं? थांगटा। चलिए भैया अगला बताइए, रंगमा कहाँ का है युद्ध नृत्य? रंगमा नोट करो, नागालैंड। ये नागालैंड की युद्ध कला है। युद्ध कला का मतलब ये हुआ कि इनका ऐसा है डांस जैसा है, गांव बोलेगा डांस, ऐसो डांस जैसो है जामे बेजा लगे लड़ाई इसी कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई नहीं होता है, ये डांस होता है। डीजे जगत राज। हाँ हाँ भाई, सिंधी छम लिख दो। सिक्किम का शास्त्रीय नृत्य, सिक्किम का शास्त्रीय नृत्य, सिक्किम का शास्त्रीय नृत्य सिंधी छम। ये भाई नोट कर लो, ये आपको मालूम नहीं होंगे। ये नागालैंड का है, सिंधी छम जो हो गया सिक्किम का है, और चकियार कुथु जो है बाबू केरल का है। चकियार किथु कहाँ का है मेरे बाबू? केरल का है। कितनी मोहब्बत तुम्हें हम पढ़ाए रहे। थांगटा हो गया मणिपुर, चकियार कुथु हो गया केरल, रंगमा हो गया नागालैंड, सिंधी हो गया सिक्किम, सिंधी हो गया सिक्किम। हटा दें? ओके चलो भाई आ जाओ, आ जाओ भाई चलो।
किन दो विभूतियों को मार्च 2015 में भारत रत्न दिया गया था? कौन सा? चौथा बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मार्च 2015 में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल सही जवाब है आपका 1954 में। किस राष्ट्रपति ने की थी बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। पागलों का, राजेंद्र प्रसाद नहीं मिला था इनको। सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन 3 लोग थे? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और सीवी रमन। 3 लोगों को। सी राजगोपालाचारी को इस वजह से दिया गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन था? सी राजगोपालाचारी। सर्वपल्लवी राधाकृष्णन आपको मालूम होगा, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव का मतलब होता है कि प्रकाश जब किसी कण से टकराता है तो कई रंगों में बिखर जाता है। इस प्रकार का इनका ये खोज था। और सीवी रमन ने एक खोज शायद 28 फरवरी को की थी, इसलिए 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना। नहीं, डी होगा भाई। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को दिए थे हम। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और सीवी रमन को 1954 में सबसे पहले दो। अच्छा ये बताओ, मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? लाल बहादुर शास्त्री को। अच्छा ये बताओ कि किस विदेशी नागरिक को हमने सबसे पहले भारत रत्न दिया? खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया था। ठीक। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, पहले बात सुन लेना। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन यानी आईसीपीसी की स्थापना 1923 में कहाँ हुई थी, जिसका बाद में नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया। इंटरपोल को आपको मालूम होगा, ये विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन होता है। और इंटरपोल एक ऐसा पुलिस संगठन है जिसमें 195 देश शामिल हैं, सबसे अधिकारी शामिल। यही इंटरपोल संगठन जो है आतंकवादियों की सूची जारी करता है। इसने कह दी फलाना व्यक्ति आतंकवादी है तो समझो वहाँ पे 10-20 अरब डॉलर को इनाम घोषित। तो भैया पहले इंटरपोल नहीं था, पहले इसका नाम क्या था? आईसीपीसी था। तो आईसीपीसी का लिख दो, इसका मुख्यालय लिख दो वियना। वियना, इसका वियना था। और अगर हम पूछें इंटरपोल का मुख्यालय तो लियोन, फ्रांस। लियोन, फ्रांस। मेरी बात पल्ले पड़ी? जब इंटरपोल का पहले नाम आईसीपीसी था तब इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में था। बाद में जब इसका नाम इंटरपोल पड़ गया तब मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? लियोन, फ्रांस में। ठीक, आईसीपीसी का धिन धा 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 याद हो रहा है? ठीक, तुम पढ़े रहो ससुर, कुछ ना कुछ तो हुई है। हटाएं। क्वेश्चन नंबर 13, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी बताइए। बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट? गलत जवाब आपका है, बिल्कुल गलत जवाब। बिल्कुल सही जवाब हॉकी है। हॉकी, हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ ट्रिक से याद कर लियो, ऐसे याद रख लियो। एक थे आगा खां और एक थे सिंधिया। तो अगर पूछा जाए आगा खां कब किससे संबंधित है? हॉकी से। सिंधिया कब किससे संबंधित है? हॉकी से। अब कहानी ऐसी सुनियो, एक थे आगा खां, एक थे सिंधिया। तो इनको, इनकी जो निगाह थी वो नेहरू जी की बिटिया इंदिरा पे पड़ गई। ठीक, तो नेहरू कब, इंदिरा कब? एक थे आगा खां, एक थे सिंधिया। तो इनकी निगाह किस पे पड़ गई? नेहरू जी की बिटिया इंदिरा पे पड़ गई।
अब दोनों आपस में लड़ गए कि ये मेरी हैं कि ये मेरी हैं। बाद में क्या होता है तुम जानते हो, दोनों लोग आपस में बैठ निकाल रहे हैं कि तेरी लड़ाई की मार है। तो बेटन कब, और बेट निकालने के बाद दोनों काय में आएंगे, रंगबाजी में। तो रंगा स्वामी कब कि पारो मेरी हैं, पारो मेरी हैं। तो ये चारों कप याद रखियो। आगा खां और सिंधिया की निगाह नेहरू की बिटिया इंदिरा पे पड़ी, तो दोनों लड़ गए आपस में कि ये मेरी हैं कि मेरी हैं। तो उनने निकाल लो आपस में बैठ, और बैठ निकाले के आपस में क्या दिखाने लगे, रंगबाजी। एक अनार और तीन बीमार। हाँ, जो समस्या सबके है ना भाई, वे बेल्ट चली हुई आपस में, तुमने उनको क्या चक्कर में निश्चित चली हुए हैं। अरे यार जो कहाँ से है भैया, निश्चित चलिए, मान ही नहीं सका था।